आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखने जा रहे हैं। ये वो सारे के सारे इजीएस्ट कंसेप्ट हैं जो कि आप अपनी फिजिक्स में पहले ही पढ़ आए हो, लेकिन रोबोटिक्स में आने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट आने चाहिए। और ये कंसेप्ट अगर आते हुए तो किसी भी इंटरव्यू को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। कोई सा भी इंटरव्यू है, चाहे वो फिजिक्स का है या फिजिक्स की किसी भी आपने डोमेन में जाना है या रोबोटिक्स में आपने जाना है, तो ये एज अ प्री रिक्विजिट के तौर पर हम स्टडी करते हैं ताकि सारे के सारे कंसेप्ट हमें आगे आसानी के साथ समझ में आ जाए। इस लेसन के अंदर गाइज हम सीखेंगे कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है, एसी और डीसी करंट क्या होता है, ओहम लॉ को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में किस लिए यूज करते हैं, और बेसिक इलेक्ट्रिकल यूनिट्स कौन से होते हैं, और इसके अलावा पुलिस वगैरह को देखेंगे और गियर्स किस तरह से ये काम करते हैं। तो गाइस वीडियो इतनी लंबी है कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मेरे जितना भी एक्सपीरियंस है, जो कुछ मैंने सीखा, उन सारी चीज़ों का कंक्लूजन इस वीडियो के अंदर मैंने ऐड कर रखा है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक आपने कंप्लीट बने रहना है। अगर तो आपको वाकई लगता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी तो अभी लाइक के बटन को जो है वो प्रेस कर दें और कमेंट में ये लाजमी लिख दें दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल। तो मैं आपको एक हार्ट आइकन ड्रॉप करूंगा और फिर हम जो है वो आगे अपनी वीडियो को गेट स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ब्लैक वायर आपके सामने मौजूद है और इस ब्लैक वायर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स उसी जगह पे फिक्स हैं बिल्कुल, ये कोई मूव एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर रहा। लेकिन जो ही हम अपने घरों में, क्योंकि ये वायर्स का एक सिस्टम जो है वो पूरे के पूरे घर में फैला हुआ है, तो जब हम पंखे को ऑन करते हैं या कोई सी भी मोटर चलाते हैं तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के बहने के इस अमल को हम करंट बोलते हैं। अब बात करते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज में गाइस ये यहाँ पे ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे रुके हुए हैं, इसको ना कोई फोर्स चाहिए जिससे ये बहने लग जाए। फॉर एग्जांपल सड़क के किनारे एक पत्थर पड़ा हुआ है और आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो आप उसको उठा के अपनी फोर्स के तहत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाते हो आप उसको। ऐसे में हमें वोल्टेज जो है ये सपोर्ट का काम करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव होते हैं। लेट्स सपोज ये अभी रुके हुए हैं, तो अभी मैं इसको चला देता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि ये ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह जादू से तो नहीं ना जा रहे, इसको मूव करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज का भी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके हैं। नेक्स्ट हम आपको बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को बोलते हैं रुकावट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं और इसके ऊपर अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ तो यहाँ पे देखें कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रुक गए हैं। आपने घरों के अंदर नल को देखा होगा, नल को अगर आप खोलते हैं तो पानी उसके अंदर से आता है और जितना ज़्यादा खोलेंगे उतना ज़्यादा पानी उसके अंदर से बाहर आएगा। अगर उसको आप रोक देते हो तो सारा का सारा पानी रुक जाता है जो बड़े प्रेशर से आ रहा होता है। यहाँ पे गाइस आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्किट है और इस सर्किट के अंदर हमने तीनों चीज़ों को इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे यहीं पे रुके हुए हैं। अलबत्ता हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जब मैं यहाँ पे इस सर्किट के साथ बैटरी लगा देता हूँ जो कि 9 वोल्ट की है हमारे पास, जिसको हम एज अ डीसी के तौर पर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और जब मैं ये बैटरी अटैच करता हूँ तो ये 9 वोल्ट की बैटरी है। तो वोल्टेज मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, बहुत स्पीड के साथ बहते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये बैटरी जो है हमारे पास जो 9 वोल्ट की है, इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना यानी कि बहाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ जो है वो बह रहे हैं और ये हमारे पास एलईडी जो है वो ऑन हो जाती है। और सिंपल यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है जिसको हम करंट बोलते हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं इसी को हम करंट बोलते हैं। और जो फोर्स इसको बहाने में इसको मदद कर रही है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये एलईडी डायरेक्ट भी तो इसको लगा दे सकते थे ना हम, यानी कि ये इसका क्या कंसेप्ट है, ये जो हमारे पास ये दरमियान में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था ये रुकावट का काम करता है। अब यहाँ पे देखें ये 1.7 वोल्ट की एलईडी है और यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्ट चला लेंगे ना तो ऐसा होगा ये पटाखा मार जाएगी, क्योंकि ये एलईडी छोटी है
वोल्टेज हम इसको ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसलिए हमें दरमियान में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ती है। रेजिस्टेंस क्या करती है, ये हमारे पास अजाफी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपने अंदर ये रोक लेती है। तो सिमिलरली गाइज, आप अगर वोल्टेज को उतार दोगे, इस बैटरी को उतार दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहीं के यहीं पे ही रुक जाएंगे, तो फिर हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो हमें ओहम लॉ जो है वो यही चीज़ें सिखाता है कि वोल्टेज कौन से हम यूज़ करें, करंट कौन सा यूज़ करें और रेजिस्टेंस जो है वो कौन सा यूज़ करें। तो इसीलिए हमें ओहम लॉ को सीखना पड़ता है ताकि एक अच्छा सा सर्किट हम बना सकें। और इसके साथ एक और अच्छी सी एग्ज़ाम्पल है, बड़ी ही सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ने दरमियान में इस बंदे को पकड़ा हुआ है, बंदा इधर से इधर जा रहा है, और पीछे से क्या है कि एक फोर्स जो है वो इसको हिट कर रही है, लेकिन ये बंदा जो है वो रेजिस्टेंस ने यहाँ पे फंसाया हुआ है, और ये पीछे से देखें हिट भी उसको हो रहा है, और ये आगे मूव करने की कोशिश भी कर रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और एक आपके पास अपनी पेंसिल होनी चाहिए, ताकि आप सारी की सारी चीज़ों को अपने हैंडमेड नोट्स के ऊपर उसको राइट कर सकें, क्योंकि माइंड से ये चीज़ें ना अक्सर स्किप हो जाती हैं। तो इसलिए वीडियोस को देखते हुए आपके पास कोई सा भी नोटबुक होना चाहिए और इसके साथ साथ कोई भी पेन पेंसिल लाजमी होना चाहिए। अब गाइज आपको सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के बारे में बताते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है और यहाँ पे हमारे पास दो बल्ब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों बल्ब एक खास सीक्वेंस में लगाए गए हैं। अब यहाँ पे आप मल्टीपल बल्ब्स अगर आप इसके अंदर ऐड कर लें, तो अगर कोई एक बल्ब भी फ्यूज़ हो जाता है या सर्किट कहीं से भी ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी जो बैटरी है इसकी जो वोल्टेज है वो तमाम की तमाम जितनी भी डिवाइसेस हैं या बल्ब है उनमें ये डिवाइड हो रहे हैं। तो कोई एक भी अगर जल जाए ना, तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है ना वो वहीं पे रुक जाती है। तो ये हमारे पास सीरीज सर्किट होता है, और ये यहाँ पे हमारे पास पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट के अंदर यहाँ पे आप दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल डिवाइसेस या बल्ब्स जो है वो अगर आप लगा लेते हो, तो बैटरी लगाने से जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, क्योंकि हर एक डिवाइस को या हर एक बल्ब को इंडिविजुअल तौर पर उसका करंट जो है वो मिल रहा होता है। तो ऐसे में कोई एक आधा दो चार बल्ब ख़राब भी हो जाए, फ्यूज़ भी हो जाए, तो ऐसे में कोई इशू नहीं बनता, यानी कि करंट जो है वो फ्लो हो ही रहा होता है, हर डिवाइस को इंडिविजुअल मिल रहा होता है। तो इसमें जो है वो ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है हमें। तो यहाँ पे सीरीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान हैं और पैरेलल के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। पैरेलल में हर एक को इंडिविजुअल करंट उसका मिलता रहता है, सीरीज़ में सबको सीक्वेंस में मिलता है करंट, और कोई एक भी ख़राब हो जाए तो सारा का सारा सर्किट ख़राब। और यहाँ पे गाइज आपको इलेक्ट्रिकल यूनिट्स आपको दिखाए गए हैं जो कि आपने 9th या 10th में या एफएससी में पढ़े होंगे, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी लिखी है और इसके सिंबल्स और उसके यूनिट्स आपको बताए गए हैं। आपने जस्ट इसको एक बार रिवाइज कर लेना है ताकि आपको ना सिंपल समझ में आ जाए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है और उसका कौन सा यूनिट है। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी दिखाए गए हैं, जिस तरह के आप किलो या मिली या माइक्रो को जब आप स्टडी करने लगो, या बहुत सारे आप ऐसे टूल्स या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करो जिससे आपने बहुत सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे ये आपको इंफॉर्मेशन इन चीज़ों की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट की। तो टाइप्स ऑफ करंट में हमारे पास दो मेन करंट हैं, एक डीसी करंट है और दूसरा अल्टरनेट करंट है। डीसी करंट को हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, और डीसी करंट के अंदर हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स, बैटरी, फ्लैश लाइट्स, फ्लैट स्क्रीन, टेलीविज़न और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो सारी की सारी हमारे पास डीसी करंट की ही फॉर्म में हमारे पास आती हैं। और इसके अलावा जो अल्टरनेट करंट है, अल्टरनेट करंट की बड़ी एग्जांपल ये है कि जो हमारे घरों में हमारे मीटर से हमारे घर तक आता है, और जितनी भी चीज़ें हम उस पर यूज़ करते हैं, जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा एसी बेस्ड होता है। तो यहाँ पे जो डीसी है इसमें भी दो ये मेन यही पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और सिमिलरली अगर एसी की बात करें तो एसी में हम पॉजिटिव को फेज़ कह देते हैं, जबकि नेगेटिव को हम नेगेटिव ही बोलते हैं। अब बात करते हैं डीसी की और एसी की। डीसी में जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो एक साइड होती है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, और जबकि एसी में कभी ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है और कभी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। नेक्स्ट आपको बताते चलें कि डीसी में अगर आप कोई चीज़ चलाते हो ना तो वो मुसलसल चलती रहती है, लेकिन अगर एसी में अगर आप कोई चीज़ चलाते हो ना, और अगर आप किसी डिवाइस की मदद से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आप चेक करने लग जाओ और फ्रीक्वेंसी को अगर आप हर्ट्स में मैयर करने लग जाओ, और कोई ऐसी डिवाइस जो इसको स्लो करके दिखा दे, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, तो आपको ना एक टाइम ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको ये नज़र आएगा
जहाँ पे आप उसको रिकॉर्ड कर पाओगे कि ये भाई एसी में कोई चीज़ कुछ खास सेकंड के लिए ऑन हो जाती है, कुछ खास सेकंड के लिए ऑफ हो जाती है। तो हमारे घरों में जितने भी बल्ब लगे होते हैं ना, तो अगर आप उसको गौर से अगर उसके आप फ्रीक्वेंसी को स्लो कर दोगे तो वो आपको 1 सेकंड के लिए चलता नज़र आएगा, 1 सेकंड के लिए बंद होता हुआ नज़र आएगा। तो ये मेजर इसके अंदर डिफरेंस है। आज गाइस हम आपको ब्रेड बोर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये ब्रेड की तरह नहीं होता है, इसको हम ब्रेड बोर्ड बोलते हैं। आपने इसके कंसेप्ट को सामने रखना है। सम टाइम जब हमें छत के ऊपर पंखा चलाना पड़ जाता है तो हमें अपनी एक्सटेंशन वहां पे लेके जानी पड़ती है, क्योंकि हमारे वहां पे नज़दीकी कोई भी बिजली का बोर्ड जो है वो नहीं होता जहाँ पे हम अपनी सॉकेट लगा सकें। तो हमें इस तरह की एक्सटेंशन लेके जानी पड़ती है। इसी तरह अगर प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा है, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रोजेक्ट आप कर रहे होते हो, रोबोटिक्स का आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, या बहुत सारी चीज़ों को जब आप बना रहे होते हो, तो आपको बार बार जो है वो कनेक्शन चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आप इस बोर्ड को यूज़ कर सकते हो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रोटोटाइपिंग करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। ये वही काम करता है जो हमारे पास एक्सटेंशन काम करती है। जिस तरह आप इस एक्सटेंशन के अंदर देख सकते हैं, हमारे पास 2 मेन पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। सिमिलरली इसके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉइंट होते हैं। अब यहाँ पे ये कितने होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि ये हमारे पास मिनी ब्रेड बोर्ड है, बिल्कुल छोटा सा। ये छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें लिमिटेड कनेक्शन जो है वो चाहिए होते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास बड़ा जो है जिसको हम बिग ब्रेड बोर्ड जो है वो बोलते हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि अगर हमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना हो, बहुत ज़्यादा कनेक्शन चाहिए, तो देन हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको आप यूज़ इसीलिए करते हो कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो बना सको। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि कनेक्शन आप देते किस तरह से हैं। तो यहाँ पे इसके साथ ही मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ जंपर वायर का। तो सबसे पहले जो हमारे पास जंपर वायर है, इसको हम फीमेल जंपर वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो दोनों पॉइंट होते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप का यहाँ पे होल बना हुआ है। और ये जो फीमेल टू फीमेल हमारे पास जंपर वायर होती है, इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे आपने इसको याद रखने के लिए ये लाजमी रखना है याद कि यहाँ पे इसमें एक जो स्क्वायर टाइप है उसके दोनों तरफ होल बने होते हैं, और ये बिल्कुल दोनों पॉइंट्स इसके एक जैसे होते हैं। इसके साथ जो हमारे पास अगली आप वायर देखेंगे वो है मेल टू मेल। मेल टू मेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है ये कंडक्टर इस तरह से निकला होता है। आप देख सकते हैं इस पिन के ऊपर भी और इस पिन के ऊपर भी, यानी कि इसके दोनों जो सिरे हैं उसके ऊपर ये कंडक्टर जो है वो इस तरह से निकला होता है। और जो थर्ड पिन होती है वो हमारे पास वो होती है मेल टू फीमेल, जिसकी एक साइड पे तो इस तरह से ये पिन निकली होती है और जो दूसरी साइड होती है वहां पे ये स्क्वायर टाइप का होल जो है वो बना होता है। तो ये 3 तरह की मेनली हम वायर्स को यूज करते हैं, जिनको हम जंपर वायर्स बोलते हैं। अब जंपर वायर की मदद से हम इस ब्रेड बोर्ड को जो है वो चलाने की कोशिश करते हैं कि छोटा सा, चलो इस हवाले से एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक 9 वोल्टेज की जो है वो बैटरी है। हम इसका यूज करते हुए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इस एक्सटेंशन को जो है वो हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे ये देखें, एक ये हमारे पास लाइन है नेगेटिव वाली जो कि यहाँ पे खत्म हो जाती है, और ये हमारे पास पॉजिटिव वाली है तो ये यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो इसका जो आर्किटेक्चर है ये मैंने आपको साथ में दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम इतने हिस्से को यूज करेंगे, और उसके बाद आप अगर फर्दर आगे कनेक्शन दे देंगे तो आप इतने हिस्से को यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास ये भी एक्स्ट्रा ऑप्शन है, यहाँ पे इस वाले को भी आप यूज कर सकते हैं, इस वाले को भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस वाले को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो 2 एलिगेटर क्लिप्स हैं, एलिगेटर क्लिप्स हमें टेम्परेरी कनेक्शंस बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बिलफर्ज एक में एलिगेटर क्लिप जो है ये एलिगेटर की ही तरह होता है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और दूसरे वाला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये पॉजिटिव साइड है, ये हमेशा बड़ी होती है। तो ये देखें, ये इसके लिए मैंने ब्लैक वायर यूज की, और ये मेरे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव हमेशा छोटी होती है। ठीक है, तो इसको हमेशा आपने याद रखना है। तो ये मेरे पास सबसे पहले ये मेल टू मेल मेरे पास जंपर वायर है। तो एक मैं यहाँ पे नेगेटिव साइड पे लगा देता हूँ इस होल के अंदर,
और इसको मैं इस एलिगेटर क्लिप के साथ जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे देखें इसके साथ जुड़ चुकी है। और दूसरी मैं एक यहाँ पे और ले लेता हूँ, ये जंपर वायर में ये जो हमारा दूसरा एलिगेटर क्लिप है इसके साथ मैं इस तरह से जोड़ लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, दोनों के कनेक्शन जो है वो यहाँ पे लग चुके हैं। अब ये इतनी बड़ी हमारे पास एक्सटेंशन बन गई है, इससे आगे जो इसका कनेक्शन है वो नहीं होता, तो आगे वो फंक्शन कनेक्शन जो है उसका बनाना पड़ता है। आज हम आपके सामने एक डिजिटल मल्टीमीटर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे रोबोटिक्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाने हैं और बहुत सारे हमने सेंसर्स के ऊपर काम करना है। बेशुमार किस्म के हम सेंसर्स यूज़ करेंगे और बहुत सारे हम कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें डिजिटल मल्टीमीटर की ज़रूरत जो है वो पड़ती रहती है। और इसी तरह सेंसर्स है, रजिस्टर्स हैं, उनकी जो है वो सेंसिटिविटी हमने चेक करनी होती है, वोल्टेज चेक करने होते हैं, तो हमें डिजिटल मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिटी एक कंपनी है और उसका ये पाम साइज में डिजिटल मल्टीमीटर है, जिसका जो मॉडल नंबर है ये UT33D+ है। तो आज हम आपको ये यूज़ करना सिखाएंगे और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते चले कि ये एक डिजिटल मीटर है। पहले जो है वो एनालॉग मीटर्स जो है उसको हम यूज़ करते होते थे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इसकी बॉडी है और ये बॉडी के ऊपर ये इसका कवच है, और इस कवच को अगर आप उतार दें तो इसके नीचे इसकी बैटरी जो है जब ये ख़त्म हो जाती है, मतलब 3-4 महीनों बाद, तो फिर हमें वो सेल जो है वो तब्दील करने होते हैं। तो यहाँ पे ये जो इसका कवच है, कवच के पीछे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इसका स्टैंड है। इसे आप इस तरह कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये फ्रंट पे आपको एक डिस्प्ले नज़र आ रहा है और डिस्प्ले के नीचे आपको ये 2 बटन्स नज़र आ रहे हैं और 2 बटनों के नीचे आपको यहाँ पे ये सिलेक्शन पैरामीटर जो है वो नज़र आ रहा है और यहाँ पे कुछ जो है वो आपको होल शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको बताते चले कि आपको इसके साथ जो है वो 2 मेन इस तरह की जो है वो वायर्स मिलती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्वालिटी वाली हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि कभी भी आपको अगर वोल्टेज चेक करने हो, AC DC को रेजिस्टेंस चेक करनी हो, सर्किट कंटिन्यूटी चेक करनी हो, या इसकना हो, या नियरेस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड को देखना हो, तो आप इसकी मदद से इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट प्रोब है, ये ब्लैक है। ब्लैक हमेशा आपने कॉमन में लगानी होती है। और ये जो हमारे पास दूसरी है जो रेड वाली है, तो रेड वाली आप यहाँ पे हमेशा लगाओगे। और ये थर्ड का पर्पस क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसको ऑन किस तरह से करना होता है, ऑन आपने इस सिलेक्शन स्विच की मदद से करना होता है। तो आप इसको राइट पे ले जाओ या लेफ्ट में ले जाओ, यानी कि ऑफ के सिंबल के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इससे ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। और यहाँ पे करंटली जोन सी भी रीडिंग आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रही है। इस बटन का मकसद ये होता है कि ये उसको होल्ड कर दे। लाइक यहाँ पे कोई सी भी रीडिंग आ रही है, ये देखिए 1.4 या 3.9, आपको यहाँ पे इसको होल्ड कर लेना होता है। समटाइम हमें रीडिंग को इसलिए होल्ड कर लेना होता है ताकि हम उसके ऊपर जो है वो फर्दर एनालिसिस जो है वो कर सकें। तो गाइस सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करना इसके ऊपर सीखते हैं। यहाँ पे एक चीज आप याद रखें कि ये जो कॉमन वाली है ये हमारे पास पॉजिटिव प्रोब है, और यहाँ पे आप ये रेड वाली देख रहे हैं ये हमारे पास नेगेटिव प्रोब है। आपने सबसे पहले डीसी वोल्टेज को चेक करना है। तो डीसी वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट होते हैं 200 मिलीवोल्ट से लेके यहाँ पे आप 600 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज को आप चेक कर सकते हो। तो डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी हमारे पास चीज़ है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई बैटरी है, तो वो बैटरी की जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितनी है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बैटरी है, ये 9 वोल्ट की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लिमिट जो यहाँ पे दी गई है उसके ऊपर इसको ले जाना है। तो लाइक के यहाँ पे मैक्सिमम वोल्ट जो है वो 20 वोल्ट दिए हुए हैं, वैसे तो 200 भी दिए हुए हैं और 600 भी दिए हुए हैं, लेकिन इसकी रेंज में आपने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 9 वोल्ट है, तो यहाँ पे 20 वोल्ट दी हुई है, तो आपने 20 वोल्ट के ऊपर इसको ले आना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ पे ये जो V सिंबल है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके साथ ही इस बैटरी के अंदर देखते हैं कि अभी इसके अंदर कितने वोल्टेज बाकी हैं। वैसे तो ये 9 वोल्टेज की है। तो ये वाला जो हमारे पास ब्लैक प्रोब है ये मैं पॉजिटिव साइड पे लगा देता हूँ। पॉजिटिव साइड हमेशा बड़ी होती है
और जो नेगेटिव साइड होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे देखें ये मैंने पॉजिटिव के ऊपर जो है कनेक्ट कर दी और यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि 7.30 वोल्ट अभी इसके अंदर बाकी हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले को अच्छी तरह देख लें, DC और साथ में V लिखा हुआ है। तो गाइस इस तरह से हमने इस बैटरी को जो है वो चेक कर लिया। और अगर ये बिलफर्स बिल्कुल ही मतलब काम ही नहीं दे रही तो हम इसको फेंक देते हैं, क्योंकि ये रिचार्जेबल नहीं होती। तो इसको मैं साइड पे रखता हूँ। इसके साथ ही मेरे पास एक लिथियम सेल है, इसको मैं चेक करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव साइड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव साइड है। तो पॉजिटिव को मैं इस तरफ लगाता हूँ और नेगेटिव को मैं इस तरफ लगाता हूँ। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 0.00 डिस्प्ले आपको करवा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सेल भी खराब है। चार्ज करके देख लूंगा, अगर काम में आया तो ठीक है, वरना रहने दूंगा, इसको फेंक दूंगा मैं, क्योंकि ये रिचार्जेबल होता है। इसके साथ ही मेरे पास एक छोटा सा सेल है, ये आप देख सकते हैं। इस सेल की जो पॉजिटिव साइड है यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो मैं इसके साथ ऐसे लगा देता हूँ और ऊपर से ये वाली लगा के देखता हूँ। तो ये मैंने उल्टा लगा दिया ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखें नेगेटिव का सिंबल हमारे पास इसलिए आता है अगर हम प्रोब को गलत लगा दें, यानी कि पॉजिटिव साइड वाली साइड पे हम नेगेटिव लगा देते हैं और नेगेटिव वाली अगर पॉजिटिव साइड पे लगा दें तो तब ऐसा होता है। तो जब भी ऐसा हो तो आप सेल का जो रुख है वो तब्दील कर लीजिएगा, इस तरह करके कर लीजिएगा। तो आप फिर इसको चेक कीजिएगा, यहाँ पे देखें 0.05 वोल्ट, यानी कि अब हमारी तारें जो दोनों प्रॉब्स हैं वो एग्जैक्टली सही जगह पे लगी हुई हैं। तो इस तरह करके आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइज आपने ये देखना है कि अगर मेरे पास मतलब 300 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास, तो आपने क्या करना है, अगर DC वोल्टेज उसके चेक करने हैं तो देन आप यहाँ पे 600 DC वोल्टेज के ऊपर लेके आओगे, क्योंकि वो इन बिटवीन फॉल कर रही है 200 से लेके 600 वोल्टेज के अंदर अंदर, ठीक है। तो आपने हमेशा मैक्सिमम वैल्यू चूज कर लेनी है। आई होप सो कि आपको यहाँ पे पता चल गया। और ये अगर मैं आपको बहुत ही छोटी वैल्यू के ऊपर लेके जाऊँ, यानी कि 200 मिली वोल्ट के ऊपर लेके जाऊँ, तो यहाँ पे देखें अगर मैं अपनी बॉडी के साथ भी इसको कनेक्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ रीडिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि अपनी पल्स के साथ लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पल्स के साथ भी कुछ ना कुछ कर रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो चल रही है, या कुछ ना कुछ ये बॉडी वोल्टेज को भी फील कर रहा है। वैसे तो बॉडी में वोल्टेज नहीं होते, लेकिन बहुत ही मतलब माइनर सी ये वैल्यू है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बार जो है वो 600 के बाद जो है वो खत्म होगी। अब जो ही आप इसको आगे लेके जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 200 से लेके 600 तक, यानी कि 200 से लेके 600 तक आप इसके AC वोल्टेज जो है वो चेक कर सकते हो। अब AC वोल्टेज के लिए ही ये सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि 200 से लेके 600 तक AC वोल्टेज को आप चेक कर सकते हो। अब उस AC वोल्टेज कौन से होते हैं, जो हम अपने घरों में हमारे पास बिजली आती है, मेन मीटर से आती है बिजली, वो वाले AC वोल्टेज होते हैं, उनको हम चेक करते हैं। तो मेरे पास गाइस मैंने एक लीड लगा दी है वहां पे जहां पे मेन बिजली आ रही है मेरे मीटर से। तो यहाँ पे गाइस आपने सबसे पहले इसको ले जाना है, क्योंकि हमारे घरों में आती है 220 वोल्टेजेस हमारे घरों में आते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है मैंने बताया था आपको वो आपने रखनी होती है, क्योंकि ये 200 से ऊपर है तो मैं इसको 600 पे रखूंगा। अगर मैं 200 पे इसको चेक करूंगा तो जाहिर बात है जो वोल्टेज मैं चेक करने जा रहा हूँ वो ऑब्वियसली ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको 600 पे ही रखूंगा। तो यहाँ पे इन दो पैरामीटर्स के अंदर जो है वो आप AC वोल्टेज को चेक कर सकते हो। और दूसरा इस सिंबल को देख के बाद में आपने यहाँ पे किसी भी चीज़ पे इसका एक्सपेरिमेंट करना है ताकि ये खराब ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपने सबसे पहले ये एक वायर इसके अंदर अगर लगा दी है तो दूसरी वायर को अपनी बॉडी के साथ ऐसे कहीं पे भी टच नहीं कर लेना, वरना क्या होगा कि ये बिजली आपको पकड़ लेगी और आपकी इससे डेथ भी हो सकती है। तो बहुत ही सेंसिटिव आपने होना है इस मामले में। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में सेफ्टी मेजरमेंट को आपने हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। तो खैर मैं यहाँ पे इन दोनों को चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 242 वोल्टेजेस जो है वो AC वोल्टेज हमारे पास अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिंबल्स आप देख रहे होंगे, एक AC वाला और एक V वाला, और उसके नीचे आप 242 वोल्टेज को। तो बिजली कम ज़्यादा भी हो सकती है, अमूमन ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस आपको बताने का मकसद ये था कि ये 200 से अबव है, तो इसलिए हम यहाँ पे 600 के ऊपर इसको लेके आएंगे और देन हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले में ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए इसको आगे लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपने कोशिश करनी है
कि इन दोनों को आप अच्छे से चेक कर लें। और दूसरा आप इसको यहाँ से देखें, होल्ड भी कर सकते हैं आप इसके साथ, जिस तरह मर्जी छेड़े छाड़ी करते रहें, कहीं पे भी और लगाएंगे तो ये वोल्टेज को वहाँ पे फिक्स रखेगा। खैर मैं होल्ड को ख़त्म कर देता हूँ। तो होप्सो कि इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे NCV का एक ऑप्शन है। NCV का जो ऑप्शन है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम इसके ज़रिए से नियरेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास ही एक लैपटॉप जो है वो चार्ज हो रहा है। यहाँ पे ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इस साइड पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अब जो ही कहीं से भी करंट गुजर रहा हो किसी भी वायर के अंदर, जो ही आप इसको करीब उसके करते जाओगे, लाइक यहाँ पे ना इस साइड पे एक लैपटॉप जो है ना वो चार्ज हो रहा है। अब मैं जो ही उसके करीब जाता जाऊँगा, लेके जाता जाऊँगा, अब यहाँ पे देखना ये सिंबल्स बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखें, ये वाली वो चार्जर पॉइंट था, और यहाँ पे देखें जो ही मैं इसके करीब लाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इससे ये चेक कर लेता है कि कौन सी जो है वो मेरे नियरेस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। इसी तरह आप दीवारों के अंदर जहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा है तो ये उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। तो इसके लिए ये NCV यूज़ करते हैं। अब मैंने इसको दूर कर दिया वायर को, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है EF लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वो अब यहाँ पे नियरेस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो नहीं है, मतलब वो ख़त्म हो गई है या दूर है। जो ही आप करीब करते जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई सी भी डिवाइस है तो उसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पेयर्स। तो यहाँ पे गाइस आप DC एम्पेयर्स को चेक कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे 10 के ऊपर लेके आया हूँ और यहाँ पे ये 10 एम्पेयर है जो मैक्सिमम आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 200 मिली एम्पेयर है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे 20 मिली एम्पेयर को आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे 2000 मिली एम्पेयर को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 10 एम्पेयर से लेके यहाँ पे सबसे जो छोटा यूनिट है इसका 2000 माइक्रो एम्पेयर तक आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइज आपने इसके लिए जब एम्पेयर आप चेक करते हो तो आपने इसको यहाँ से निकाल देना होता है इस रेड वाली प्रोब को, और यहाँ पे ऐड कर देना होता है इस साइड पे। तो इसके लिए आपको ये शर्त है कि जब भी आप एम्पेयर्स को चेक करने लगो तो आपने हमेशा क्या करना है कि ये वाली जो वायर है यहाँ से निकाल के आपने यहाँ पे लगानी ही होती है। जब भी आप एम्पेयर्स को चेक करते हो तो जो आपका सर्किट है, जो भी मतलब DC सर्किट है, मतलब DC इस बैटरी से आपने व्हाट्सोएवर कुछ भी चलाया होगा, तो आपने हमेशा इसको पैरेलल में यूज़ करना है। पैरेलल में और सीरीज सर्किट में जो फ़र्क है या डिफरेंस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जैसे कि ये मेरे पास एक लाइट है और यहाँ पे ये मेरे पास एक एलिगेटर स्विच है। अब एक साइड में यहाँ पे लगा देता हूँ एलिगेटर स्विच की, और दूसरी साइड जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और थर्ड में क्या करता हूँ, अब ये जो LED की जो एक साइड है वो मैं यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह ये सीरीज में मैं इसको चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें लाइट जो है वो ऑन होगी, लेकिन अभी हमें कुछ एम्पेयर शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि हमने ना जो वायर है वो गलत लगा दी है। तो आप इसको क्या करेंगे, इस वाली को यहाँ से निकाल लेंगे, तो आप यहाँ पे ब्लैक के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए ब्लैक के साथ कनेक्ट हो गई, और बाकी जो दो हैं वो आप यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.00 एम्पेयर जो है वो यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे तो ये ऑन हो गई है, लेकिन यहाँ पे मैंने उल्टी लगा दी है, इसलिए माइनस में 0.01 एम्पेयर बहुत कम होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे, क्योंकि ये तो बहुत कम एम्पेयर है ना सीरीज सर्किट के, तो इसलिए यहाँ पे बहुत कम शो कर रहा है। तो चले माइनस में हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर मैं सीधा भी इसको लगा दूँ तो ये हमारे पास देखें कोई भी वैल्यू उसकी नहीं दे रहा। तो सो बताने का मतलब ये है कि कोई सा भी सर्किट है तो आप उसको सीरीज में आप लगाओगे तो देन ही आप उसके एम्पेयर जो है वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 10 एम्पेयर तक जो है वो आप चेक कर सकते हो। और उसके साथ जो हमारे पास अगला फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो वाला फंक्शन है यहाँ पे सर्किट कंटिन्यूटी का।
यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्किट कंटिन्यूटी को आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे कि इन दोनों को अगर आपस में कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इस प्रोब को निकालना है और वापस ही इधर लगा देना है। इसके लिए पहली शर्त ये है। अब सर्किट कंटिन्यूटी के ऊपर आते हैं तो उसका ये सिंबल भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने आपस में टच करना है तो इसकी जो बीप है वो ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये सर्किट एग्जैक्टली ठीक है और इसके ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई सी भी मेरे पास अगर वायर है, अगर मैंने उसको चेक करना है, लेट्स सपोज ये मेरे एक चार्जर है, उसकी जो वायर है वो ख़राब हो गई थी, तो एक को मैं इसके साथ जो है वो कनेक्ट करता हूँ वाइट वाली को, और दूसरी मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये इसके अंदर जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक सिरा जो है वो उसके अंदर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी वायर को हमें यहाँ पे बता देगा। तो यहाँ पे देखें ये बीप बॉल पड़ी है, इसका मतलब ये है कि ये वायर 100% ठीक है। तो ये तो चलो मैंने जो है वो वाइट वायर जो है वो चेक की थी। अब मैं ब्लैक को चेक करता हूँ तो ये ब्लैक के साथ जो है वो एक सिरा कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दूसरा ये देखें ये ब्लैक ऊपर वाले जो निकल है उसके साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी वायर ठीक है। इसी तरह बहुत सारी आपके पास ऐसी जंपर वायर्स होती हैं जो अमूमन आप सर्किट्स के अंदर लगाते हो, या रोबोटिक्स के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हो, वायर्स को आपस में कनेक्ट करते हो। सम टाइम जो कनेक्शन है वो टूट भी जाता है, या कनेक्शन जो है वो उसके ज़रिए से जो है वो सही बन नहीं रहा होता, या करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए आप इन जंपर वायर्स को भी इसके मदद से आप टेस्ट कर सकते हो। एक साइड आप यहाँ पे लगा सकते हो, दूसरी आप दूसरी साइड पे लगाओगे तो यहाँ से आप उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सर्किट कंटिन्यूटी का चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं लाइक स्पीकर्स वगैरह हैं, उनके दोनों पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करके देखें तो वो उसके बारे में हमें बता देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सा भी कंडक्टर है, लेट्स सपोज ये कोई कंडक्टर है, इसमें से हम देख रहे हैं कि करंट जा रहा है या नहीं, तो हम दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो हो रहता है। ये कोई चीज़ शॉर्ट हो रही होती है तो उसका भी हमें ईजिली पता चल जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम सर्किट कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। उसके अलावा ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जैसा कि आप जानते हैं कि रुकावट को कहते हैं। अमूमन जब हमारे पास वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो और लाइक हम किसी छोटी एलईडी को यूज़ कर रहे होते हैं, कोई सी भी ऐसी छोटी एलईडी, तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है कि जो अजाफी करंट है ये उसको अपने अंदर खा जाए, यानी कि ये रुकावट के तौर पर काम करती है। तो आपने जौन सी भी ली है, फॉर एग्जांपल आपके पास 200 ओम वाली ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे 2000 ओम वाली आपके पास रेजिस्टेंस है, या इसके अलावा यहाँ पे आप सिंबल्स देख रहे हैं के का, ये 20 किलो ओम जो है वो रेजिस्टेंस है, ये 200 किलो ओम वाली ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 20 मेगा ओम वाली ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये 200 मेगा ओम वाली ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। सबसे पहले तो मैं इसको 200 पे लेके आता हूँ और 200 पे मैं इसको चेक करूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम वाली है। तो 200 के ऊपर कोई भी रिजल्ट नहीं है, लिहाजा ये जो रेजिस्टेंस है ये बड़ी होगी। तो यहाँ पे 200 वाली के ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे भी कोई रिजल्ट जो है वो नहीं शो कर रहा। अब ये 2K वाली के ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ यानी कि ये 10 ओम की ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जब भी आप सर्किट में जौन सी भी आपको रेजिस्टेंस चाहिए होती है, वो मार्केट में आप जाते हो उसको बताते हो भाई इतने ओम वाली मुझे रेजिस्टेंस दे दो। जब आप कैलकुलेट कर लेते हो बाय यूजिंग द ओम लॉ कि हमें अपने एक सर्किट है उसके अंदर कितने वोल्टेज चाहिए, कौन सी रेजिस्टेंस चाहिए, और उस सर्किट को चलाने के लिए कितने वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है, तो वो सारा का सारा वो एम्पेयर वगैरह, वो वोल्टेज वगैरह, वो रेजिस्टेंस वगैरह ओम लॉ की मदद से हम मालूम कर लेते हैं और हम इस तरह से उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमें पता चल गया ये 10 के आगे मैं मतलब ये ओम का पता चल गया। उसके बाद मैं 200K के ऊपर इसको ले जाता हूँ तो यहाँ पे भी अब देख लें कि उतने रिजल्ट शो कर रही है। अब 2 मेगा ओम के ऊपर अगर ले जाता हूँ तो यहाँ पे 0.02, और 200 के ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी रिजल्ट ये शो नहीं करेगी। इसमें जो मेनली अगेन मैं आपको रिव्यू देता हूँ, जो मेन चीज़ें हमें चेक करना होती हैं वो एक तो वोल्टेज हमें चेक करने होते हैं, बैटरीज वगैरह के जो भी हम बैटरीज वगैरह यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो ये हमारे पास डीसी बैटरीज वगैरह जितनी भी हैं अमूमन हम वोल्टेज चेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो एसी वोल्टेज होते हैं हमारे घरों में जो यूज़ हो रहे हैं उसको हम चेक करने के लिए हम इसको घरों में भी रख सकते हैं अमूमन परचेज़ करके, ताकि घरों में हमारे ये काम आए और वोल्टेज अगर कम वगैरह हो जाए तो ये उसको हमें बताएं। उसके अलावा ये एनसीवी को चेक करने के लिए, यानी कि बिल फर्ज आपने एक तारों का जाल बिछाया था और बाद में आप भूल गए कि पाइप कहाँ कहाँ पे मैंने डाले हैं, तो इसकी मदद से आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि कहाँ से तार गुजर रही है या नियरेस्ट इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है वो कहाँ पे है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो मेन फंक्शन है, ये मैंने आपको बताया कि जब आप इस फंक्शन को यूज़ करोगे, एम्पेयर आपने चीज़ों को देखने हैं तो आप यहाँ पे ये वाली प्रॉप निकाल के यहाँ पे लगा दोगे, तो देन आपने इसको सीरीज़ में लगा देना है। सीरीज़ में आप फिर जोन सी भी डिवाइस है उसके आप वोल्टेज जो है वो जितने यूज़ कर रही है वो यहाँ पे आ जाएंगे, एम्पेयर्स में सॉरी वो एम्पेयर यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद सर्किट कंटिन्यूटी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ जो है वो आपके रेजिस्टर्स। तो यहाँ पे आपको इसके बताने का यही मकसद था। होप सो कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आई हैं। तो ये आपने परचेज़ कर लेना है, अगर आपसे परचेज़ नहीं होता तो आप इनबॉक्स में जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो ये डिजिटल मीटर बहुत ही वैल्यू रखता है हमारे लिए। तो अब गए छोटे होते की कहानी बताते हैं कि आपको ना एक ऐसी एलईडी, या तो आपने कोई कार शार तोड़ी उसमें से निकाल ली, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट या आपके पास जो खिलौने होंगे उसमें से आपने निकाल ली, और आपके पास अमूमन एक सेल भी होता था। तो आप क्या करते थे, आप एक पॉइंट यहाँ पे लगा देते थे पॉजिटिव वाला और एक यहाँ पे लगा देते थे, तो ये एलईडी ना चलने लग जाती थी। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता था और कमाल का फील होता था कि यार एलईडी चल गई। अब ये छोटा सेल है तो जाहिर बात है ये तो 3.7 वोल्ट का है। मैं घड़ियों वाला सेल उसकी बात कर रहा हूँ जो हमारे पास एनालॉग घड़ियाँ होती हैं उसके अंदर हम लगाते हैं, तो वो 1.5 वोल्ट का होता है। तो उससे जो है ये चलने लग जाती थी, बड़ी खूबसूरत लगती थी। अब दिल करता था कि नहीं यार बड़े सेल से ना इसको चलाओ, तो हम क्या करते थे 2-3 सेल्स को ना ऐसे सीरीज में जोड़ के ना फिर उसमें एलईडी चलाते थे, तो भाई और ज़्यादा बढ़िया रोशनी, ज़्यादा रोशनी और ज़्यादा निकलने लग जाती, हम और ज़्यादा खुश हो जाते थे। तो हम फिर सोचते थे क्यों ना यार ये कमरा ही रोशन क्यों ना कर दे, तो कमाल ही हो जाए ना। तो हम फिर इस तरह की एक बड़ी बैटरी लेके आते थे, और बड़ी बैटरी पे अगर हम चलाने की कोशिश करते थे तो हम वो क्या करते थे, दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो लगाते थे, तो ये देखें और ज़्यादा खूबसूरत कमरा कंप्लीट रोशन हो जाता था। तो जो जो हम उसको बढ़ाते जाते थे रोशनी बड़ी तेज़ होती जाती थी, जो जो हम वोल्टेज बढ़ाते जाते थे। और फिर अगर हमारे पास कोई ऐसी एलईडी, या सम टाइम आपने भी मेरी तरह ऐसे पंगा लिया हो, लेकिन शुक्र है मैं बच गया हूँ, तो ऐसे अगर हम इसके अंदर ये लगा दें तो भाई ये 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, और ये हमारे पास मैक्सिमम 5 वोल्ट की होगी तो ये पटाखा मार जाएगी। और अगर साथ आपने इसके हाथ वगैरह लगाया हुआ तो ये आपको भी साथ में ही पकड़ लेगी और फिर आपको बताएगी कि बिजली क्या चीज़ होती है। मतलब ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आपने नहीं करना, जस्ट मैं वैसे बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि चक्कर सारा का सारा वो वोल्टेज और करंट के दरमियान में है, ठीक है। तो जो जो आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो ये लाइट जो है वो और ज्यादा चलती जाएगी। लेकिन लाइट की भी तो एक कैपेसिटी है ना, जहाँ तक उसकी बीयरिंग कैपेसिटी है वहां तक वो बर्दाश्त करेगी, उसके बाद ये ब्लास्ट हो जाएगी, जारी बात है। तो यही रिलेशनशिप जो है वो ओहम लॉ जो है एक्सप्लेन करता है। तो ओहम का लॉ ये कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और करंट को हम एम्पेयर बोलते हैं और उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जो हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो वो एलईडी जो है वो और ज़्यादा ग्लो करती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो पटाखा मार जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि हमें ओहम लॉ ये बताता है कि भाई आपको किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज, एम्पेयर और रेजिस्टेंस जो है वो कितनी रखनी है, क्योंकि अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एलईडी को हमने जलाना तो नहीं है ना, तो ऐसे बहुत सारे सर्किट्स के अंदर हमने नुकसान तो नहीं ना करना। तो इसलिए वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो जो जो आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घरों में 220 वोल्ट की बिजली आती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो कम आने लगती है किसी भी वजह से, तो हमारे जो बल्ब हैं वो डिम हो जाते हैं। तो इसका मतलब वोल्टेज डिम हुआ तो करंट भी डिम हो गया ऑटोमेटिकली। तो इसी कानून को अब हम देखते हैं एक रिलेशन में, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास वोल्टेज 1 है तो यहाँ पे एम्पेयर जो है वो इसके 10 है। अब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं यानी कि 2 पे लेके जाते हैं
तो यहाँ पे 20 हो जाता है, और यहाँ पे 3 पे लेके जाते हैं तो देखें 30 हो जाता है। तो मतलब इसको इंक्रीज करोगे तो रिलेशन में वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पेयर के, यानी कि दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, और अगर कम करोगे तो कम होंगी। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट की जगह हम इसको इक्वल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले V एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, और उसके बाद हमने जो इक्वल साइन यूज़ किया है उसको हम ले आते हैं, और फिर ये जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम K की वैल्यू को लेके आएंगे। जब हमें इसको इक्वल में कन्वर्ट करना होता है तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो K हमारे पास रेजिस्टर है, तो हम रेजिस्टर की वैल्यू को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, क्योंकि ये हमारे पास V इज इक्वल टू RI बन जाएगा। तो फिर आप इसको चेंज करके V इज इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओहम लॉ से हमें ये फाइंड आउट हुआ कि इसका जो फॉर्मूला है वो V इज इक्वल टू IR है। अब इसी को आपने इस ट्रायंगल के अंदर लिख लेना है, जिसमें सबसे पहले आप V लिखोगे और फिर I और फिर R, यानी कि V इज इक्वल टू IR। अब गाइज होता ऐसे है कि आपने क्या करना है, आपके पास बिलफर्ज एक सर्किट आप बनाने जा रहे हो, तो आप मार्केट में जब जाओगे तो आपको नहीं पता कि रजिस्टर कौन सा लेना है, बल्ब कौन सा लेना है, और इसके साथ हमारे पास जो बैटरी है वो कितने वोल्टेज की लेनी है। तो कोई से भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हो तो हम थर्ड वैल्यू को बाय यूजिंग द ओहम लॉ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैटरी है 9 वोल्ट की, और बिलफर्ज हमें ये पता है कि ये जो एलईडी है ये 1.7 वोल्ट की है। अब हमें ये रजिस्टर का नहीं पता, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये उसी रेक्टेंगल के अंदर हम ट्राइंगल के अंदर चलते हैं। तो हमें आर मालूम करना है, तो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, यानी कि वोल्टेज को हम डिवाइड कर देंगे हमारे करंट से, तो हमारे पास आर की जो वैल्यू है ना वो निकल आएगी। फिर हम जाके मार्केट में ये बता देंगे जहाँ से भी हम परचेज कर रहे हैं रजिस्टर कि हमें इतने ओहम का जो है वो रजिस्टर आप दे दो। तो सिमिलरली ये 3 फार्मूलाज हैं, इनकी मदद से आप कोई एक वैल्यू आपके पास नहीं है तो ओहम लॉ की मदद से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली फिजिक्स के अंदर आप मैकेनिक्स की अगर बात करें तो वहाँ पे आप पुलिस का यूज़ करते हो, तो रोबोटिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम पुलिस का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं और पुली की दूसरी साइड पे ये जो बहुत ज़्यादा हैवी सामान है, कोई मशीनरी है, कोई सी भी चीज़ है, ये उसको उठा लेते हैं। तो पुली का इस्तेमाल आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स को आपने देखा होगा जो पुली की मदद से बहुत सारे वेट को कैरी करती हैं। और यहाँ पे आपको पुली की बहुत सारी टाइप्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। लेकिन पुली के बाद अगर बात करें तो ये हमारे पास गियर सिस्टम है। गियर से ये हमें बेनिफिट मिलता है कि पुली के अंदर जो है वो इतनी फ्रिक्शन नहीं होती, सम टाइम मिसिंग हो जाती है उसके अंदर, लेकिन गियर्स में हमारे पास हर एक चीज़ जो है बड़ी एक्यूरेटली काम करती है। तो गाइस गियर के अंदर जो भी फ्रिक्शन काम कर रही होती है उसमें ज़रा सी भी कोई मिसिंग नहीं होती। यहाँ पे गियर की बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि आप रोबोटिक्स के अंदर स्मॉल व्हीकल्स को बनाने में आप इसको यूज़ करोगे, और बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इसका इस्तेमाल करोगे। इसके साथ ही गाइस ये आपको एक टास्क दिया जाता है जो कि आपने ओहम लॉ को यूज़ करते हुए ये सारे के सारे 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं अपने रजिस्टर के ऊपर। उसके बाद आपने सिंपल मुझे व्हाट्सएप कर देने हैं। वैसे इसका सोल्यूशन जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत सारी हेल्प। तो यहाँ पे गाइस फर्स्ट वाले का सोल्यूशन है और सेकंड वाले का सोल्यूशन है, फिर यहाँ पे थर्ड वाले का सोल्यूशन है और 4 वाले का सोल्यूशन है, और यहाँ पे 5 वाले का। इसके साथ ही गाइस ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है और आई होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली। अगर आप सोचते हैं कि इसके अलावा भी कोई कंसेप्ट हैं जो कि फिजिक्स के अभी ऐड करना बाकी हैं जिससे हम रोबोटिक्स को और ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लाजमी बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी और इससे आपने क्या क्या सीखा जो पहले नहीं सीखा था। अब गाइस मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है और आपका काम शुरू होता है। जैसा कि हर एक यूट्यूबर कहता है कि इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दो, और अपने स्टेटस पे स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को लाजमी शेयर कर देना कि आज तक जिनके भी कंसेप्ट फिजिक्स के अंदर थोड़े ढीले हैं तो वो अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।